गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन समझा था और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कार्य करता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मिडिल मैन कार्य करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे जो मिडिल मैन हैं, मध्यस्थ हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम उन मिडिल मैन्स को क्लासिफाई करेंगे कि वो मिडिल मैन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिडिल मैन। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मिडिल मैन कार्य कर रहे हैं, देखिए उन मिडिल मैन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट फंक्शनल मिडिलमैन, दूसरा है मर्चेंट मिडिलमैन। देखिए फंक्शनल मिडिलमैन का मतलब क्या है कि एक प्रकार से क्रियात्मक मध्यस्थ हैं जो एक एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरे हैं मर्चेंट मिडिलमैन, ये एक प्रकार से जो बिजनेस पर्सन है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रोल प्ले करते हैं या जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य करते हैं मिडिलमैन के तौर पर। यहां पर आप दोनों को देख सकते हैं एक साथ स्क्रीन पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल मिडिलमैन। तो देखिए फंक्शनल मिडिलमैन ये एक प्रकार से जो एजेंट का रोल प्ले करते हैं मिडिलमैन, उनके बारे में है। और फंक्शनल मिडिलमैन में जो फर्स्ट है वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? देखिए फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं आड़तिया, ठीक है ना। और जो आड़तिया या को एक व्यक्ति होता है जो एजेंट के तौर पे कार्य करता है। जो फैक्टर या आड़तिया जिसको हम कह रहे हैं लोकल भाषा या हिंदी में, तो उसको जो आड़त मिलती है, आड़त एक प्रकार का कमीशन है। तो हम सबसे पहले फैक्टर के बारे में समझते हैं कि ये फैक्टर हम किसे कहते हैं, ये किस प्रकार का एजेंट है। देखिए जो फैक्टर है वो जो गुड्स का या जो प्रोडक्ट है उनका जो ओनर है उनके बिहाफ पर कार्य करता है और जितना भी गुड्स है वो फैक्टर के कंट्रोल में रहता है। गुड्स का जो पोजीशन है वो भी फैक्टर के कंट्रोल में है और जो फैक्टर है वो जो गुड्स के ओनर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करने का कार्य करता है, ठीक है, और उसके बदले वो कमीशन प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे एक फार्मर है और वह अपने जो फील्ड में जो वेजिटेबल्स उगाता है और अब उसके बाद उन वेजिटेबल्स को जो मंडी है उसके माध्यम से उसको सेल करता है। तो फार्मर मंडी में पहुंचता है और वहां पर क्या है, ये फैक्टर्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। फैक्टर का मतलब एक एजेंट से है। वो एजेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्या है, जो फार्मर है वो जो कस्टमर है उनको वेजिटेबल सेल नहीं करते हैं। इसमें जो प्रोफेशनल जो वर्कर एक प्रकार से जो एजेंट्स होते हैं वो कार्य करते हैं और फार्मर की जो वेजिटेबल्स हैं उसको जो कस्टमर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं उनको सेल करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जो होलसेल मंडी होती है वेजिटेबल्स का, ठीक है ना। तो किसान अपने खेत से वेजिटेबल लाते हैं और उसके बाद जो फैक्टर के पास रख देते हैं और फैक्टर क्या करता है, उन वेजिटेबल्स को जो रिटेलर्स होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं उनको वो सेल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बदले जो फैक्टर है वो कमीशन चार्ज करता है, जिसको हम एक हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया आड़त के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। खास बात
कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, गुड्स होगी, वो फैक्टर के पोजीशन में, उसके कंट्रोल में रहती है, ठीक है ना, और वो उसको सेल करता है किसके बिहाफ पर, जो उसका ओनर है गुड्स का, उसके बिहाफ पर, और उसके बदले कमीशन चार्ज करता है। अब यहाँ पर क्या और जो एडिशनल सिस्टम कार्य करता है उसको समझना है कि जो कंसिडरेशन फैक्टर ने या जो एक प्रकार का जो रेवेन्यू प्राप्त करता है प्रोडक्ट को, गुड्स को सेल करने के बाद फैक्टर, उस रेवेन्यू में से जो फैक्टर होता है, जो जिसको हम एजेंट कह रहे हैं, वो अपना कमीशन डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गुड्स के ओनर को लौटा देता है। यानी जो फैक्टर है, जहां पर हमने एग्जांपल लिया था कि एक मंडी है और मंडी के अंदर जो किसान है वो अपनी फसल लेके आता है और अपनी फसल को जो फैक्टर्स के माध्यम से बेचता है, ठीक है ना। तो किसान को देखिए इस प्रकार का अनुभव नहीं है कि फसल को कैसे बेचना है, तो वो एक एजेंट की हेल्प लेते हैं और एजेंट उसको सेल करता है, उसके बदले कमीशन प्राप्त करता है, ठीक है। और जब पूरे प्रोडक्ट को जो भी उसके पास जितना गुड्स है उसको सेल कर देता है, उसके बाद क्या है, जितना पैसा उसे प्राप्त हुआ है फैक्टर को, उस पैसे में से अपना कमीशन डिडक्ट करके जो बाकी राशि है वो किसान को या जो गुड्स का ओनर है, रियल ओनर, उसको लौटा देता है। तो इस प्रकार से ये फैक्टर कार्य करता है, ठीक है ना। दूसरा है ब्रोकर। ब्रोकर और फैक्टर में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि फैक्टर के पोजीशन में जो गुड्स है वो रहती है, यानी फैक्टर के नियंत्रण में जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो रहते हैं और वो उनको सेल करता है। ब्रोकर क्या करता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसके बिहाफ पर कार्य करता है, और प्रोड्यूसर और जो बायर होता है, ठीक है ना, सेलर या बायर, दोनों को की मीटिंग करवाने का कार्य करता है, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि सेलर के लिए जो बायर है, बायर को आइडेंटिफाई करने का जो कार्य है वो ब्रोकर करता है, और इस कार्य के बदले वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, या कमीशन चार्ज करता है, ठीक है ना। जो गुड्स है या जो प्रोडक्ट है वो ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं है। बट हम पहले बात कर रहे थे फैक्टर, तो फैक्टर के अंडर में क्या है, गुड्स रहती है, उस जो गुड्स का पोजीशन है वो फैक्टर के पास रहता है। लेकिन ब्रोकर क्या है, सिर्फ ब्रोकरेज प्राप्त करता है और सेलर और बायर का दोनों का मीटिंग करवाता है, ठीक है ना। वहां पर फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर डायरेक्टली सेल कर रहा है बायर को, ठीक है ना, और एक प्रकार से ऐसे सेल करता है कि वो प्रोडक्ट है वो फैक्टर का ही है, ठीक है ना। जो उत्पाद या जो वस्तु बेचे जा रहा है उस पर पूरा नियंत्रण जैसे फैक्टर का हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डेल क्रेडर एजेंट। अब डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, देखिए बिजनेस के अंदर जो गुड्स हैं वो एक प्रकार से जो क्रेडिट पर सेल की जाती है, और क्रेडिट के अंदर जब सेल करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा जोखिम है। वो जोखिम या रिस्क क्या है कि जो पेमेंट है वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, या वो पेमेंट डूब सकता है। इस प्रकार से जो ये हमने जो रिस्क की बात की है, बैड डेट्स से संबंधित जो रिस्क है, उस रिस्क से बचने के लिए जो सेलर क्या करता है, डेल क्रेडर एजेंट को अपॉइंट करता है। डेल क्रेडर जो एजेंट है वो सेलर के प्रोडक्ट को या गुड्स को बायर को बेचता है, और उसके बदले वो गारंटी देता है कि यदि गुड्स के बायर ने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो फिर क्या है, डेल क्रेडर एजेंट स्वयं जो है उसका पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि सबसे पहले तीन पार्टी होगी, एक तो जो गुड्स है उसका जो प्रोड्यूसर है या सेलर है, ठीक है ना, और दूसरा डेल क्रेडर एजेंट है, और तीसरा क्या हो गया, बायर हो गया। तो बायर के बिहाफ पर जो है डेल क्रेडर एजेंट है, सेलर को गारंटी देता है कि जो पेमेंट है वो उसको टाइम पर मिलेगा, और यदि पेमेंट टाइम पर प्राप्त नहीं होता है तो डेल क्रेडर एजेंट उसका भुगतान करेगा, ठीक है। तो डेल क्रेडर एजेंट का जो लायबिलिटी तब अराइज होगा जब जो बायर है प्रोडक्ट का वो डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है।
या वो एक प्रकार से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो डेल क्रेडिटर एजेंट का जो मेन रोल है वो जो क्रेडिट सेल है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके पेमेंट को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है ऑक्शनियर। देखिए ऑक्शनियर क्या है, ऑक्शनियर नीलाम करता, ठीक है ना, ये जो प्रोड्यूसर है उसके बिहाफ पर जो बोली लगाते हैं, ठीक है ना, ऑक्शन जो एक नीलामी का जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका कार्य ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो अपने प्रोडक्ट को ऑक्शन के माध्यम से सेल करते हैं, ठीक है, उसका जो ऑक्शन करना है ये उसके लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, संभावित ग्राहक जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, बिड लगाता है, उसे वह प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। और एक बात समझना है, यदि ऑक्शनियर ने नीलामकर्ता ने नीलामी की प्रक्रिया के दौरान यदि उस प्रोडक्ट के जो ओनर है उनका नाम मेंशन नहीं किया है तो बायर के प्रति वो स्वयं जो है यदि कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो वो स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन यदि ऑक्शनियर ने, नीलामकर्ता ने बायर जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल जो ओनर है या जो सेलर है उसका नाम मेंशन कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो बायर के केस में यदि कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो उसके लिए जो ओरिजिनल सेलर या प्रोडक्ट का ओनर ही उसके लिए लायबल होगा। अब हम बात करते हैं इंपोर्टिंग एजेंट। इंपोर्टिंग एजेंट या आयातकर्ता एजेंट। अब देखिए आयातकर्ता एजेंट क्या करते हैं, ये अपने जो प्रिंसिपल है इनके, तो उनके लिए जो अब्रोड से या फॉरेन कंट्रीज से जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट करने का कार्य करते हैं और उसके बदले ये कमीशन चार्ज करते हैं। अब देखिए प्रत्येक जो इंपोर्टर है या बिजनेसमैन है उसको जरूर नहीं कि इंपोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो। कोई प्रोडक्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसकी समस्त जानकारी प्रत्येक बिजनेसमैन को हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये प्रोफेशनल जो इंपोर्टर एजेंट होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं बिजनेसमैन और उसके माध्यम से जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग एजेंट। एक्सपोर्टिंग एजेंट क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल के लिए कार्य करते हैं और ये दूसरे कंट्री के अंदर रहकर अपने जो भी प्रिंसिपल है उसके लिए जो गुड्स है या प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं और उसके बाद अपने प्रिंसिपल की जो होम कंट्री है उसके अंदर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कोई इंडिया का एक व्यापारी है जो बाहर से जैसे मेडिसिन है वो इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक एजेंट को, और वो जैसे अमेरिका के अंदर उन्होंने अमेरिका में यदि मेडिसिन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक जो एक्सपोर्टिंग एजेंट को अमेरिका में वो अपॉइंट कर देंगे। तो वो जो एजेंट है उनका वो क्या करेंगे, अमेरिका से जो भी वहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर है वहाँ से वो मेडिसिन खरीदेंगे और फिर इंडिया में उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो अपॉइंटमेंट किया जाता है एक्सपोर्टिंग एजेंट का, ये जो इंपोर्टर होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने इंपोर्टिंग एजेंट की बात की थी, ये जो प्रिंसिपल के जहां पर प्रिंसिपल रहता है वहीं पर इंपोर्टिंग एजेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि यदि कोई इंडिया का व्यापारी अमेरिका से कोई प्रोडक्ट है या डिफरेंट कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट है इंपोर्ट करता है, तो वो इंडिया के अंदर ही क्या करते हैं, इंपोर्टिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं जो बाहर से प्रोडक्ट है वो खरीदने का या इंपोर्ट करने का कार्य करते हैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर। एक्सपोर्टिंग एजेंट में क्या है, जो इंपोर्टर होता है वो दूसरे कंट्री के अंदर अपने एजेंट को इंपोर्ट करता है ताकि उसके लिए वो वहां से एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग एजेंट। देखिए फॉरवर्डिंग एजेंट क्या है,
कि जब कोई व्यापारी अपने जो गुड्स हैं, अपने प्रोडक्ट हैं, वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर सेल करना है या भिजवाना है, तो उसके लिए यदि शिप के रास्ते से प्रोडक्ट भेजा जाना है, गुड्स डिलीवर किया जाना है, तो ये जो फॉरवर्डिंग एजेंट है उस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं और प्रोडक्ट को शिप के रास्ते या पानी के जहाज के रास्ते, समुद्री रास्ते जो विदेशों में भेजने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट एक प्रकार से जब कोई भी जैसे इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन चाइना से कुछ प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर रहा है, जैसे मोबाइल है, फोन है, वो चाइना से मंगवा रहे हैं, इंडिया का एक व्यापारी है, और अब देखिए वहां पर जो कंसाइनमेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो सबसे पहले बंदरगाह पर पहुंचता है या एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ता है, और क्लियरिंग एजेंट क्या करता है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करता है और उस कंसाइनमेंट को, उस प्रोडक्ट को, उसको छुड़वा के लेके आता है या क्लियर करवाता है, उस जो एक प्रकार से क्लियरिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बंदरगाह पर पहुंच चुका है उसको छुड़वा के लेके आने का कार्य या क्लियरिंग का जो कार्य है वो क्लियरिंग एजेंट का रहता है। और क्लियरिंग एजेंट क्या करता है, जो भी उसका प्रिंसिपल है उसके आदेश के अनुसार या उसकी बताई गई जगह पर उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करता है। अब एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई चूरू डिस्ट्रिक्ट का व्यापारी है और अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट मंगा रहा है और वो प्रोडक्ट समुद्री रास्ते से पहुंचेगा, तो जो चूरू का व्यापारी क्या कर सकता है, क्लियरिंग एजेंट का अपॉइंट कर सकता है और उस एजेंट के माध्यम से जैसे जो गुड्स है वो कांडला पोर्ट जो गुजरात है वहां पर पहुंचा, बंदरगाह पर, और वहां से चूरू पहुंचाने का जो कार्य है उस प्रोडक्ट का या उस कंसाइनमेंट को, तो ये सब कार्य किसका है, क्लियरिंग एजेंट का, और इसके बदले वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग एजेंट। वेयर हाउसिंग एक प्रकार से ये भंडार गृह एजेंट है या अभिकर्ता है। क्या काम करते हैं कि जो गुड्स बंदरगाह से आते हैं, बंदरगाह पर पहुंचते हैं, विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उनको किसी वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है ना, और वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद जो वेयर हाउस का ओनर है या जो एजेंट है वो क्या करता है, उस गुड्स के मालिक को एक जो डिपॉजिट रिसिप्ट है वो दे देता है, ठीक है ना, कि उसका जो सामान है उस गोडाउन में रखा हुआ। अब जो व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी जब उस गुड्स को सेल करना, तो वो उस जो डिपॉजिट स्लिप है उसको सेल कर देते हैं किसी दूसरे को, ठीक है ना, और उसके बाद जो कोई भी जो जिस व्यक्ति को सेल किया गया है वो व्यक्ति या जिसके नाम से जो एक प्रकार से बेचा गया है जो प्रोडक्ट है, वह व्यक्ति उस गोडाउन से या उस वेयर हाउसेस से उस गुड्स को प्राप्त कर सकता है। यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए ये ए और बी, ये है सी। ए यहां पर क्या है, ये जो गुड्स का ओनर है या एक प्रकार से बायर है, इंपोर्टर, ठीक है ना, इसने जो कुछ गुड्स है वो इंपोर्ट की अमेरिका से, ठीक है। इसके बाद जो बी है ये वेयर हाउस का ओनर है जो गुड्स को क्या है, स्टोर करने का कार्य करता है। ए ने जितना भी जो गुड्स था जो इंपोर्ट किया था अमेरिका से वो बी के पास स्टोर कर दिया वेयर हाउस में, और अब जो ए है यदि उस गुड्स को सी को बेचना चाहता है तो सी उस गुड्स का जो डिलीवरी कहां से प्राप्त करेगा, बी के यहां से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो बी है वो वेयर हाउसिंग एजेंट है जो ए के बिहाफ पर या जो उसका गुड्स का रियल ओनर है उसके बिहाफ पर कार्य करता है
और उसके आदेश के अनुसार जो गुड्स है उसकी डिलीवरी करता है बायर। तो इस प्रकार से ये वेयर हाउसिंग एजेंट कार्य करते हैं। अच्छा, ये फंक्शनल मिडलमैन और उसके बाद है मर्चेंट मिडलमैन। हम मर्चेंट मिडलमैन के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये होलसेलर है। होलसेलर प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा के अंदर जो गुड्स है वो परचेज करते हैं और उसके बाद में जो रिटेलर्स को एक जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उसको सेल करते हैं। और फिर उसके बाद है रिटेलर्स। अब देखिए, जो रिटेलर्स हैं वो दो प्रकार के हैं। रिटेलर डायरेक्ट जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, और रिटेलर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। बिना रिटेलर के जो होलसेलर है वो कार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो बैकबोन है वो है रिटेलर्स, ठीक है ना, क्योंकि रिटेलर्स ही है जो डायरेक्ट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो देखिए, रिटेलर्स दो प्रकार के हैं, एक लार्ज स्केल रिटेलर्स और दूसरा स्मॉल स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं, उसमें स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या हॉकर्स हो गए, जो गली में रास्ते में घूम घूम कर जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, या छोटे दुकानदार हैं। और फिर दूसरा है लार्ज स्केल रिटेलर्स, जो बड़े स्तर पर रिटेल का कार्य करते हैं, उन्हें हम लार्ज स्केल रिटेलर्स कहते हैं, और फुटकर व्यापारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक तो प्रोविजनल स्टोर, जो शहरों में आपने देखा होगा कि जो डिपार्टमेंटल या प्रोविजनल स्टोर होते हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं और आप अलग अलग एक प्रकार से क्या है विभाग बने होते हैं, जिसमें से प्रोडक्ट जो है कस्टमर डायरेक्टली पिक करता है और अपने लिए जो खरीद लेता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक शॉप से डिफरेंट है कंसेप्ट। शॉप के अंदर क्या है, जो कस्टमर है वो जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो जो शॉपकीपर है वो प्रोडक्ट उसको लाके दे देता है। लेकिन डिपार्टमेंटल या प्रोविजनल स्टोर में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो एक प्रकार से वो उसका जो डिपार्टमेंटल स्टोर का आकार बड़ा होता है, उसमें अलग अलग विभाग होते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट के। ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट है, एक प्रकार से जो FMCG प्रोडक्ट है, डेली रूटीन के यूज के प्रोडक्ट, उनका कॉस्मेटिक्स का अलग होता है, ठीक है ना। डिटर्जेंट का अलग विभाग है, स्टेशनरी का अलग विभाग है, क्लोथ्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में कस्टमर अपनी पसंद का जो प्रोडक्ट है वो चूज कर सकता है। तो ये एक प्रकार से बड़े रिटेल स्टोर्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी शॉप। फ्रेंचाइजी शॉप में क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है वो अलग अलग जो भी फ्रेंचाइजी शॉप हैं उनके ओनर हैं उनको सेल करते हैं, और इस प्रकार से ये अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर बड़े स्तर पर रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से, ठीक है ना। फ्रेंचाइजी शॉप आप इसमें समझ सकते हैं कि जैसे बाटा का फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना, और एक प्रकार से जिसकी जैसे हीरो एजेंसी, ठीक है ना, हीरो कंपनी अपने जो बाइक्स है वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से सेल करती है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर के अंदर जो कंपनी का रिटेल आउटलेट्स होता है, शोरूम होता है, जहां से अपने प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो कार बनाने वाली कंपनी है तो प्रत्येक जिले के अंदर उसके अपने जो आउटलेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसके माध्यम से, और उसको क्या है फ्रेंचाइजी शॉप्स कहते हैं या फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। नेक्स्ट है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट आपने जैसे बिग बाजार का नाम सुना है, ठीक है ना, वी मार्ट का नाम सुना है। तो ये एक प्रकार से ज्यादा बड़े लेवल पर जो रिटेल का कार्य करते हैं, और ये एक प्रकार से प्रोविजनल स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर से भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट है वो परचेज करती है, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसको मार्केट में कम से कम मिडल मैन का यूज करते हुए अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। और एक प्रकार से ये बहुत ही कम मार्जिन पर कार्य करते हैं। और अब इनका जो मेन क्या है कि जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके
एक प्रकार से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना है, जो भी उनके कोऑपरेटिव इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ई कॉमर्स पोर्टल। देखिए इसमें फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या अमेजोन है, जो बड़े रिटेल आउटलेट्स के तौर पर कार्य करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं कस्टमर से और उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो फंक्शनल मिडलमैन और मर्चेंट मिडलमैन के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।